Students, are you able to see the screen? क्या आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? Okay. So today we are starting again at online platform. I hope you all had a great Diwali and a great vacation. So if you have any problem regarding our previous topics, you can ask me. अगर आपको हमारे जो पहले हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उनमें किसी को कोई प्रॉब्लम आई है उस टॉपिक्स में तो आप पूछ सकते हैं अभी. Okay. What about Asha? Do you have any problem? Okay. So today we will again start our wars and peace with Pakistan. We had a little intro about it in our last class on 4th, I guess. तो हमने पढ़ा था वॉर्स एंड पीस विद पाकिस्तान. शुरुआत करी थी इस टॉपिक की अपनी लास्ट क्लास में जो आई गेस 4th को थी. अब इसको शुरू करते हैं वापस से क्योंकि एक ही पैरा था. हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान के केस में कई बार हमारी लड़ाई हुई है और हमारी लड़ाई जो है वो शुरू हो गई थी पार्टीशन के बाद से ही. और किस चीज़ को लेकर के शुरू हुई थी? कश्मीर को लेकर के शुरू हुई थी. इस चीज़ के बारे में आप आगे जाके चैप्टर 8 के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे. एक छोटी मोटी झड़प हुई थी इंडिया और पाकिस्तानी आर्मीज के बीच में कश्मीर के अंदर 1947 के दौरान ही. ठीक है, 1947 ईयर जो था जिसमें हमें आज़ादी मिली थी उस साल में ही यहाँ पर एक छोटी मोटी झड़प हो गई थी. लेकिन ये बाद में एक फुल वॉर में चेंज हो गई थी. और फिर जो इनकी लड़ाई का इशू था उसको यूएन में उठाया गया था. और पाकिस्तान जो है वो एक क्रिटिकल फैक्टर की तरह देखा जाने लगा था इंडियाज़ के रिलेशन के तौर पे. यस, जैसे कि अगर आप कोई दूसरी कंट्री है जैसे यूएस है या चाइना है तो उनके रिलेशन जो है वो इंडिया से कैसे मेंटेन करेंगे उसका असर पाकिस्तान पे भी जा रहा था. पाकिस्तान से वो रिलेशन कैसे मेंटेन करेंगे उसका असर यूएस इंडिया से भी जाना था. तो इन दोनों के ही रिलेशन जो हैं वो किस तरीके से मेंटेन करने हैं वो एक क्रिटिकल फैक्टर के तौर पे देखा जाता था. ठीक है. अब है नेक्स्ट पैरा हमारा, यहाँ से हम शुरू करेंगे. आज ये नया है. कश्मीर कन्फ्लिक्ट डिड नॉट प्रिवेंट कॉपरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. अब कश्मीर वाली जो लड़ाई थी, कश्मीर में जो ये झड़प हुई थी, उससे क्या हो रहा था? उससे लोग बाग जो इंडिया और पाकिस्तान की जो सरकारें थी उनके बीच में कॉपरेशन नहीं हो पा रहा था. वो सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे थे जिससे दोनों मिलकर के अच्छे से कोई काम कर पाए. दोनों ही गवर्नमेंट जो है कोशिश कर रही थी रीस्टोर करें. ठीक है. जो भी इनके एरिया से विमेंस को उठाया गया था ड्यूरिंग पार्टीशन, पार्टीशन के दौरान जो इनकी ओरिजिनल फैमिली से हटा अलग कर दिया गया था, जो लोग अलग हो गए थे उनको रीस्टोर करने की कोशिश कर रही थी, यानी कि ठीक करने की कोशिश कर रहे थे उस चीज़ को. दोनों ही देशों की सरकार लगी हुई थी इसी काम में कि जो लोग अलग हो गए हैं या जिन लेडीज़ को उठा लिया गया था और बच्चों को अलग कर दिया गया था उन सबको वापस अपनी ओरिजिनल फैमिली से मिलाया जाए और नॉर्मल लाइफ एक जी जा सके. ठीक है. ये सब चीज़ें चल रही थी उस दौरान. एक लंबे समय तक लड़ाई चल रही थी पानी को लेकर के. रिवर जो थी उसको लेकर के चल रही थी जो ये शेयर करते हैं आपस में. ठीक है. और उस चीज़ को रिजॉल्व किया था वर्ल्ड बैंक ने. ठीक है. इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया था वर्ल्ड बैंक ने. इंडिया और पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो साइन की गई थी. ठीक है. और उस समय ये किसके द्वारा साइन की गई थी? नेहरू और जनरल अयूब खान. ये साइन की गई थी 1960 में. गुड मॉर्निंग रौनक. ओके. ये सारे अप्स एंड डाउन्स होने के बाद में इंडो पाक रिलेशंस जो हैं अभी तक जो जितने भी हमारे चीज़ें हुई हैं उनमें से सिर्फ एक यही है, एक यही ट्रीटी है जो अच्छे से काम कर रही है. ठीक है. बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो इतनी
अच्छे से काम नहीं कर रही है। बस यही एक ट्रीटी ऐसी रही है जो अभी भी प्रॉपरली काम कर पा रही है। तो अभी हमने इसमें ये पढ़ा है, क्योंकि रौनक ने थोड़ी लेट क्लास ज्वाइन करी है, तो मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा सा बता देती हूँ। हमने वॉर्स पीस एंड जो टॉपिक है ये शुरू कर दिया था हमारी लास्ट क्लास में, और हमने शुरुआत का एक पैरा पढ़ा था जिसमें हमने ये जाना था कि किस तरीके से एक छोटी मोटी झड़प हुई थी कश्मीर को लेकर 1947 में, और उसके बाद में बहुत बड़ी लड़ाई जो है शुरू हो गई थी कश्मीर को लेकर के, कहाँ, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। और ये इशू जो है बाद में यूएन में भी उठाया गया था, और पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशंस हैं उसको एक क्रिटिकल फैक्टर की तरह देखा जाने लगा था दूसरे देशों के द्वारा। ठीक है, अब ये जो हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा है उसको हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। सेकेंड पैराग्राफ के, The Kashmir conflict did not prevent cooperation between the governments of India and Pakistan. Both the governments worked together to restore the women abducted during partition to their original families. अब जो कश्मीर में जो ये लड़ाई हुई थी, जो झड़प हुई थी, इससे क्या हुआ था, जो दोनों देश, दोनों सरकार जो थी दोनों देशों की, उनके बीच में जो कॉपरेशन था वो कहीं हट गया था। ठीक है, वो कॉपरेट नहीं कर रहे थे बोथ द गवर्नमेंट्स। अब दोनों ही जो सरकारें हैं वो काम कर रही थी कि जो भी औरतों को उठाया गया था, जो ये बिछड़ गई थी अपनी ओरिजिनल फैमिली से पार्टीशन के दौरान, विभाजन के दौरान, वो उनको वापस से मिलाया जाए अपनी ओरिजिनल फैमिली से। A long-term dispute about the sharing of river waters was resolved. एक लंबे समय से चली आ रही है इंडस वाटर, ये एक ऐसी रिवर है जो पाकिस्तान भी शेयर कर रहा है इसका पानी और इंडिया भी शेयर करता है। तो इस चीज को लेकर के इनके विवाद हो रहा था उस समय। इसको किसने सॉल्व किया था? वर्ल्ड बैंक ने सॉल्व किया था। ठीक है, The India-Pakistan Indus Waters Treaty was signed by Nehru and General Ayub Khan in 1960s। को याद रखेंगे कि इंडिया पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी साइन कराई गई थी वर्ल्ड बैंक की जिन्होंने इस चीज़ को रिजॉल्व किया था उसके तहत। और यहाँ पर हमारे जो लीडर थे वो थे नेहरू, और वहाँ के पाकिस्तान के थे जनरल अयूब खान। Despite all ups and downs in Indo-Pak relation, this treaty has worked well। सारी जो ऊपर नीचे जो चीज़ें हुई हैं, यानी जो भी रिलेशंस अप एंड डाउन हुए हैं, जो भी इन्होंने अभी तक प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, उसके बावजूद भी इंडो पाक रिलेशंस के बीच में जो भी अभी तक प्रॉब्लम्स आई हैं उसके बीच में एक यही ट्रीटी है जो अभी भी प्रॉपर दोनों देश फॉलो कर रहे हैं, और इसको लेकर के कोई चीज़ इनकी खराब नहीं हुई है। बाकी मैटर्स को लेकर के खराब हुई है उससे कोई वो नहीं है, लेकिन ये चीज़ ये अभी भी फॉलो कर रहे हैं। तो इकलौती ये चीज़ ऐसी है जिसको ये लोग अभी तक फॉलो कर रहे हैं, वो है द इंडिया पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी। याद रखेंगे आप इस चीज़ को। अब बहुत सीरियस प्रॉब्लम और बहुत सारी ज़्यादा लड़ाइयाँ भी हुई हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और वो शुरू हो गई थी 1965 के तहत। ठीक है, ये इस चीज़ के बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, उस समय 1965 के दौरान लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, और 1965 के अंदर पाकिस्तान ने हमारे रन ऑफ कच्छ जो है गुजरात के अंदर उस पर अटैक कर दिया था। ठीक है, इसके बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगी जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, अगस्त और सितंबर के महीने में, यानी कि रन ऑफ कच्छ में तो उसने हमला कर ही दिया था, जम्मू और कश्मीर पे भी कर दिया था। पाकिस्तानी रूलर्स जो थे वो उम्मीद कर रहे थे कि उनको सपोर्ट मिलेगा जो वहाँ लोकल जनता है कश्मीर, जम्मू और कश्मीर की, उनसे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, और इसके अलावा क्या हुआ कि उनको और प्रेशर झेलना पड़ा कश्मीरी फ्रंट में, क्योंकि शास्त्री ने, जो शास्त्री जी थे उस समय हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, उन्होंने हमारे इंडियन ट्रूप्स को बोल दिया था, पूरी छूट दे दी थी कि आप अपना मुंह तोड़ जवाब दीजिए, इनका जिन्होंने हमला किया है हमारे ऊपर उसका मुंह तोड़ जवाब दीजिए। उन्होंने लॉन्च कर दिए थे पंजाब बॉर्डर पर, उन्होंने ये चीज़ शुरू कर दी थी, और फिर एक काफ़ी बड़ा बैटल हुआ, और इंडियन आर्मी जो है वो पाकिस्तानियों के लाहौर तक पहुंच गई थी, काफ़ी क्लोज पहुंच गई थी लाहौर के। होता है ना जैसे कि लड़ाई होती है दो देशों के बीच में, तो अगर कोई जीत रहा होता है तो वो अंदर एंटर करता जाता है, जो दूसरे हारने वाला देश है उसके अंदर एंटर करता जाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ हुई थी कि 1965 के दौरान जब लड़ाई हुई तो इंडिया लाहौर तक पहुंच गया था, इंडियन आर्मी लाहौर तक पहुंच गई थी जो काफ़ी अंदर है। ठीक है, अब इस पैराग्राफ को हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। A more serious armed conflict
between the two countries began in 1965, as you would read in the next chapter. By then, Lal Bahadur Shastri had taken over as the prime minister. एक बहुत सीरियस लड़ाई शुरू हुई थी दोनों कंट्रीज के बीच में 1965 में। इसके बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और तब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। और इन द अप्रैल 1965 Pakistan launched armed attacks in the Run of Kutch area of Gujarat. और अप्रैल के महीने में 1965 में पाकिस्तान ने आर्म्ड अटैक्स यानी कि उन्होंने हमला बोल दिया था रन ऑफ कच्छ जो है एरिया गुजरात का उसमें, ठीक है। This was followed by a bigger offensive in Jammu and Kashmir in August September। और इसके बाद आगे जाकर के बहुत ज़्यादा इन्होंने जम्मू और कश्मीर में भी हमला बोल दिया था। अब ये देखिए कि ये अप्रैल 1965 अप्रैल के महीने में उन्होंने गुजरात के में रन ऑफ कच्छ में धावा बोला है, और उसके बाद में अगस्त सितंबर के मंथ में इन्होंने जम्मू और कश्मीर में भी धावा बोल दिया था। Pakistani rulers were hoping to get support from the local population, but it did not happen। पाकिस्तानी जो रूलर्स थे उनको उम्मीद थी कि उनको सपोर्ट करेगी वहाँ की जनता, जो लोकल जनता थी वहाँ की, जो रहने वाले थे वो वहाँ पे उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। In order to ease the pressure on the Kashmir front, Shastri ordered Indian troops to launch a counter-offensive ऑन द पंजाब बॉर्डर। अब इस प्रेशर को कम करने के लिए, ठीक है, कश्मीर प्रेशर को कम करने के लिए शास्त्री जी ने ऑर्डर किया इंडियन ट्रूप्स को, ठीक है, इंडियन आर्मी को, कि आप पंजाब बॉर्डर पे इन पे हमला कर दीजिए। मतलब क्योंकि हमारे देश की काफ़ी सारी जो स्टेट्स हैं वो उनका बॉर्डर लगता है पाकिस्तान से। तो गुजरात पे इन्होंने किया, फिर जम्मू एंड कश्मीर में किया, बीच में पंजाब राजस्थान ये सब पड़ते हैं। तो पंजाब से इंडिया ने उस पर धावा बोल दिया। काफ़ी खतरनाक लड़ाई हुई थी ये। इन अ फियर्स बैटल द इंडियन आर्मी रीच्ड क्लोज टू लाहौर। और इस बैटल के दौरान जो पंजाब से उन्होंने हमला किया था उससे वो इंडियन आर्मी इतनी आगे बढ़ गई थी कि वो लाहौर के पास तक पहुंच गई थी पाकिस्तानी आर्मी को हराते हुए। इन 3 पैराग्राफ्स के अंदर अगर आपको कोई भी दिक्कत आई है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो अभी भी आप पूछ सकते हैं। मैम इट इज ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी बच्चे भी बताएंगे। कोई प्रॉब्लम आई है तो बोलेंगे हाँ, नहीं आई है तो बोलेंगे ना। ओके, अब ये जो लड़ाइयाँ थी ये कैसे ख़त्म होती हैं? जब हमारे यहाँ पे एक इंटरनेशनल लेवल पर कोई इंटरफेयर करता है या सॉर्ट आउट कराने की कोशिश करता है, तब इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये जो लड़ाइयाँ हैं ये थोड़ी ख़त्म होती हैं। वैसे ही यहाँ पर भी हुआ था। यहाँ पे ये लड़ाई जो है तब ख़त्म हुई थी जब यूएन ने इंटरवीन किया, यानी यूएन ने इंटरफेयर किया, ठीक है। और उसके बाद में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, और पाकिस्तानी जनरल जो थे अयूब खान, उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया था जिसका नाम था ताशकंद अग्रीमेंट, जो सोवियत यूनियन के द्वारा जो है करवाया गया था जनवरी 1966, यानी कि नेक्स्ट ईयर 1965 में पाकिस्तान ने हमला बोला, उसी साल वो हार भी गया, और उसके बाद में 1966 के दौरान जनवरी के अंदर नया एग्रीमेंट साइन किया गया था। इसमें इंडिया जो है उसने काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया था पाकिस्तानी मिलिट्री को। और 1965 का जो वॉर था वो इंडिया के लिए भी एक इकोनॉमिक सिचुएशन लेकर के आया था, यानी कि अब आपको जैसा हमने पहले भी इस चीज़ के बारे में बताया है कि अगर दो देशों के बीच में लड़ाई होती है, भले ही कोई दूसरा देश जीत रहा हो, एक हार रहा हो, हारने वाले की तो फिर भी कंडीशन खराब होएगी, इकोनॉमिक कंडीशन उसकी खराब होएगी, लेकिन जो जीतने वाला होता है ना, उसको भी कोई फायदा नहीं हो रहा होता उस चीज़ से। मतलब इकोनॉमिकली कोई फायदा नहीं हो रहा होता, कई बार उसको भी नुकसान तो उठाना ही पड़ता है, क्योंकि जो हमारे एड्स होते हैं, फंड्स होते हैं,
जो हमें बाकी चीज़ों में लगाने होते हैं वो उस समय कहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट किए जाते हैं, आर्म्ड फोर्सेस के लिए, वेपन्स और इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो अब अगर आपका कहीं एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको फंडिंग मिली है और आप उसको वहाँ यूज़ ना करके दूसरी जगह यूज़ कर रहे हैं तो महंगाई तो बढ़ेगी। उसी तरह की चीज़ यहाँ पर भी हुई थी। The hostilities came to an end with the UN intervention. शत्रुता कब खत्म हुई? जब यूएन ने अपना इंटरफेयर किया इस मैटर में। Later, Indian Prime Minister Lal Bahadur Shastri and Pakistani's General Ayub Khan signed the Tashkent Agreement, brokered by the Soviet Union in January 1966. अब इसको बाद में इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और जो पाकिस्तान के जनरल थे अयूब खान, उन्होंने एक ताशकंद एग्रीमेंट करवाया जो किसकी उस पर करवाया गया था, सोवियत यूनियन ने इंटरफेयर करवा करके साइन करवाया गया था, ठीक है, उसकी सहमति या उसकी सलाह पर, ठीक है, 1966 में। Though India could inflict considerable military loss in Pakistan, the 1965 war added to India's already difficult economic situation. भले ही इंडिया ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया था पाकिस्तानी आर्मी को, लेकिन इंडिया की भी जो है उस पर भी काफ़ी जो पहले से इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब चल रही थी इंडिया की, उस पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा था। समझ में आया आप लोगों को ये वॉर्स एंड पीस विद पाकिस्तान? Yes, ma'am. ओके पायल, गुड। अब है बांग्लादेश वॉर 1971। इसमें क्या हुआ था, शुरुआत में ही 1970, अब आप देख सकते हैं कि 1965 के 1966 में हमारी लास्ट हुई थी, अब है 1971 में। पाकिस्तान जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहे थे शुरुआत में ही 1970 के, और कंट्री के जो पहले जनरल इलेक्शन हुए थे उससे काफ़ी दिक्कतें आई थी इनके, ठीक है। जुल्फ़िकर अली भुट्टो की जो पार्टी थी वो एज अ विनर के तौर पे हुई थी, यानी कि उसकी जीत हुई थी वेस्ट पाकिस्तान में। और जबकि अवामी लीग जो थी, जो किसके द्वारा चलाई जाती थी, शेख मुजीब उर रहमान, ठीक है, वो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो है जमाए हुई थी अपना पूरा अपना वर्चस्व। अब आपको जैसे पता हो कि पाकिस्तान जो है उस यहाँ पर दो चीज़ों में डिवाइड हो गया है, ईस्ट और वेस्ट। वेस्ट साइड, वेस्ट जो है वो हमारे पंजाब और राजस्थान की इस तरफ पड़ता है, और ईस्ट जो है वो हमारे बंगाल की साइड में पड़ता है, ठीक है। बंगाली पॉपुलेशन जो है वो ईस्ट पाकिस्तान के उसमें पड़ रही थी, कुछ बंगाली पॉपुलेशन थी, ठीक है, वो प्रोटेस्ट कर रही थी, ठीक है, इतने सालों से जो चली हुई आ रही थी, सेकंड क्लास सिटीजनशिप उनको मिल रही थी, और रूलर्स जो थे वहाँ के जो वेस्ट पाकिस्तान के थे वो चला रहे थे ये सब चीज़ें, तो वो उसके खिलाफ में थी, ठीक है। पाकिस्तानी रूलर्स जो थे वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट, यानी कि डेमोक्रेटिक अपनी जैसे अपने इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी चल रही थी वो उस चीज़ को अपनाना नहीं चाहते थे, ठीक है। और वो रेडी भी नहीं थे कि आवामी लीग जो है उसको पूरी तरह फेडरेशन मिले, यानी उसको एक्सेप्ट भी नहीं करना चाह रहे थे। फिर क्या होता है इस चीज़ को, इसमें क्या होता है, इंडिया का कहीं ना कहीं आपको इंटरफेरेंस मिलेगा, और फिर इन जो हमारा ईस्ट की साइड में हिस्सा है उसको आज़ादी मिलेगी, और वो एक एज अ न्यू नेशन के तौर पे निकल के आएगा बांग्लादेश, ठीक है। और वो काफ़ी ज़्यादा रेफ्यूजीज जो वहाँ पर होंगे उनको भी इंडिया अपनी शरण में लेगा और उनको भी ट्रीट करेगा, ठीक है। आज मैंने आपको इसका ये फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा देना है, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में, ठीक है। Beginning Okay, in ma'am. 1970, Pakistan faced its biggest internal crisis. शुरुआत में ही पाकिस्तान जो 1970 की शुरुआत थी उसमें ही पाकिस्तान के अंदर काफ़ी इंटरनल प्रॉब्लम्स चल रही थी। द कंट्रीज फर्स्ट जनरल इलेक्शन प्रोड्यूस्ड अ स्प्लिट वर्डिक्ट. Zulfikar Ali Bhutto party emerged a winner in Pakistan, West Pakistan, while the Awami League led by Sheikh Mujib ur Rahman swept through East Pakistan. अब जो कंट्री के पहले जनरल इलेक्शन हुए थे उससे दो चीज़ों में डिवाइड हो गए थे, स्प्लिट वर्डिक्ट हो गया था। पहला था जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी जो एक विनर के तौर पे आई थी वेस्ट पाकिस्तान में, और दूसरी थी आवामी लीग जो चलाई जाती थी शेख मुजीब और रहमान की, ठीक है। और इनका कहाँ पे इनको मिला था अपना स्टैंड, कहाँ पे मिला था इनको, मिला था ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। इजीली इनको सक्सेस मिल गई थी वहाँ पर। अब
उसके बाद में द बंगाली पॉपुलेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान हैड वोटेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ईयर्स ऑफ बीइंग ट्रीटेड एज सेकंड क्लास सिटीजन्स बाय द रूलर्स बेस्ड इन वेस्ट पाकिस्तान। ये जो लाइनें यहाँ पे लिखी हुई हैं इससे आप समझ सकते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान यहाँ पर हमारा वेस्ट हो रहा है, ठीक है, एक एरिया पर, और दूसरी जगह पे हमारा हो रहा है ईस्ट, ठीक है। तो दोनों के ही बीच में ये आप समझ पा रहे हैं इस लाइन को पढ़ के कि वेस्ट पाकिस्तान जो है वो कंट्रोल करता है ईस्ट पाकिस्तान को, और वहाँ के लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह देखता है, यानी उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है। इसीलिए वहाँ की जो बंगाली पॉपुलेशन थी, बंगाली लोग वहाँ पे रहते थे जो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर आ रहे थे, वो लोग प्रोटेस्ट करने के हिसाब से वोट कर रहे थे, ठीक है, कि ये जो वेस्ट पाकिस्तान के रूलर्स हैं ये हमें सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह रूल करते हैं, ये हमें चीज़ पसंद नहीं है, हमें इस तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए वो वोट कर रहे थे। अवामी कौन सी ये अपनी अवामी लीग थी उसको। द पाकिस्तानी रूलर्स वर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट, और पाकिस्तानी रूलर्स जो थे वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे डेमोक्रेसी को, या डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट को, जो चीज़ें चलाई जा रही थी उसको। नॉर वर दे रेडी टू एक्सेप्ट द आवामी लीग्स डिमांड फॉर फेडरेशन, और ना ही वो एक्सेप्ट करना चाहते थे जो आवामी लीग डिमांड कर रही थी फेडरेशन की, यानी कि एक फेडरल गवर्नमेंट की, उसको भी वो नहीं मानना चाह रहे थे, ठीक है। ये था हमारा बांग्लादेश वॉर 1971 का फर्स्ट पैराग्राफ। नाउ आई एम गोइंग टू स्विच द स्क्रीन एंड वी विल डिस्कस सम इंट्रो अबाउट द प्रोजेक्ट। ओके, सो आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। उसके लिए आपको मैं टॉपिक्स दूंगी, आपके जो सब्जेक्ट है इससे रिलेटेड, आपकी बुक्स में जो हमने चैप्टर्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड, उसके अंदर आपको कुछ चीज़ें मेंशन करनी होगी। जैसे सबसे पहले आएगा आपका कवर पेज, ठीक है। अब ये जो प्रोजेक्ट बनेगा ये 20 to 25 पेजेस का बनेगा, हार्डली इससे ज़्यादा आपको नहीं लेके जाना है इसके लिए, क्योंकि आपकी 12th क्लास है, और अगर होपफुली आगे जाकर के चीज़ें नॉर्मल हो गई तो आपका एक एक्सटर्नल आएगा बाहर से जो आपका इस प्रोजेक्ट के बेसिस पर वाइवा लेगा, ठीक है। इसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी, जो भी आप टॉपिक चूज करेंगे उसको। अब आपको क्या होता है, बच्चे कई बार क्या करते हैं, बहुत हैवी टॉपिक चूज कर लेते हैं। मैं आपको ऑप्शंस दूंगी, उसमें से ही आपको एक टॉपिक चूज करना है और प्रॉपर उसकी डीप स्टडी करके अच्छे से उसको फ्रेम करना है, क्योंकि आपका जो प्रोजेक्ट होगा उसी पे बेस्ड जब आपकी फाइल खुलेगी एक्सटर्नल के सामने तो वो आपसे सवाल उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही पूछेंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा हैपाजर्ड नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कियोटिक सिचुएशन नहीं करनी है। आपको एक ऐसा टॉपिक लेना है जिसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो, और आपसे अगर 2 सवाल 3 सवाल या 4 सवाल या 5 सवाल भी किए जा सकें उस चीज से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उसका आंसर प्रॉपरली दे सकें, ठीक है। इसीलिए आपको अपना टॉपिक चूज करते समय ये चीज ध्यान में रखनी है। अब ये जो बनेगा, फाइल बनेगी, ये एक लीफ शीट्स, इंटर लीफ शीट्स पे बनेगी, यानी कि एक ब्लैंक साइड होती है और एक साइड पे आपकी लाइनें होती हैं, ठीक है। उस तरह का पेपर आपको यूज़ करना है। और ये जो पेपर है ये क्यों चूज़ करना है, क्योंकि एक तरफ आप इस पे पिक्चर्स या मैप्स या रिलेटेड चीज़ें जो होंगी वो स्टिक करेंगे, और उसके साथ में ही आप उसका इंट्रो भी लिखेंगे, ठीक है, या उसके बारे में कुछ लाइनें भी लिखेंगे। तो वो आपका एक बहुत ही डिसेंट होना चाहिए। हाँ, एक बात ध्यान रखेंगे, आपको इसको ओवर डेकोरेट नहीं करना है, बिल्कुल भी इसके अंदर फूल पत्तियां ज़्यादा इंक्लूड नहीं करनी है, ठीक है। आपको एक क्लासी डिसेंट प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, जिसमें आपकी एक अच्छी हैंड राइटिंग होनी चाहिए, ठीक है। आप कलरफुल पेन्स का यूज़ कर सकते हैं, स्केच कलर्स में नहीं बोल रही हूँ, डिफरेंट कलर के पेन्स बोल रही हूँ। पेन्स का भी आपको मैं बता दूंगी कि आपको कौन कौन से कलर के पेन यूज़ करने हैं, आप कौन से यूज़ कर सकते हैं और कौन से यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सब चीज़ का एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। अब पहला आपका पेज होगा कवर पेज, ठीक है। इसके अंदर आपका रोल नंबर आएगा, स्कूल नेम आएगा, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट आएगा, आपका जो टाइटल है प्रोजेक्ट का वो आएगा। मैं इसका एक आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक आपको पहले बता दूंगी कि इस तरह का आप कवर पेज बना सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ एक इंट्रो दे रही हूँ, ठीक है। कवर पेज में ये सब चीज़ें नीटली बनाने के बाद में आपको एक सर्टिफिकेट, यानी कि एक ये चीज़ सर्टिफिकेट जो है आपको स्कूल से छप के मिलेगा, तो इसके बारे में आपको ज़्यादा टेंशन अभी नहीं लेनी है, ठीक है। मूव करेंगे एक्नॉलेजमेंट में कि आपकी किसने मदद करी इस प्रोजेक्ट को बनाने में, उसको आप धन्यवाद देने के हिसाब से ये एक्नॉलेजमेंट लिखेंगे। ये हमेशा याद रखिए, एक्नॉलेजमेंट आपको बहुत ही प्रॉपर फॉर्मल लैंग्वेज में लिखना है,
और वो डिसेंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने अगर ध्यान दिया हो, आप कोई भी नई किताब खोलते हैं तो उसके अंदर भी एक्नॉलेजमेंट आपको मिलेगा। ठीक है, फिर आता है आपका इंडेक्स। आपके इंडेक्स के अंदर आपको मालूम ही है सारे आपके कंटेंट्स आएंगे कि आपने कौन से टॉपिक लिया है, उसके सब टॉपिक्स क्या हैं, इस तरह की चीज़ें आएंगी। फिर आएगा आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हार्डली 1 पेज का होगा। देन आपके सब टॉपिक्स के बारे में आप लिखेंगे। यहाँ से शुरू हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट कि किस तरीके से आपने ये टॉपिक चूज़ किया है, उसके सब टॉपिक्स क्या हैं। जैसे कि आपने कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक लिया, जैसे कि चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग लेकर के चल रहे हैं, तो वो आप उसका एक प्रॉपर समरी देंगे। फिर उसके अंदर जो जो आपने सब टॉपिक्स चूज़ करे हैं वो लिखेंगे, उनके साथ में आप उसकी पिक्चर्स स्टिक करेंगे, या आप मैप्स भी जो है रेफर कर सकते हैं कि आपने ये मैप लिया है, या आपने अब आप फिर आता है एंड में ये सब कंप्लीट करने के बाद में बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी के अंदर आप ध्यान रखेंगे हमेशा कि ये जो बिब्लियोग्राफी होते हैं, लोग बाग क्या करते हैं, इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी भारी भरकम बुक्स के नाम मेंशन कर देते हैं कि हमने यहाँ से ये चीज़ ली थी और यहाँ से हमने इसको कवर किया था। और उसके बाद में जब उस एक्सटर्नल आता है और वो बुक से रिलेटेड, क्योंकि आपका टॉपिक आपने उससे लिख कोई पर्टिकुलर बुक का नाम मेंशन कर दिया और उससे रिलेटेड आपने बोल दिया कि हाँ मैंने इस बुक में से लिया है ये चीज़, तो अब वो तो एक्सटर्नल है, ही इज़ वेल वर्स्ड और शी इज़ वेल वर्स्ड, वो वेल वर्स्ड है पूरी तरीके से, उसको पता है कि ये किताब कौन सी है और कौन सी नहीं है। तो वो अगर उस किताब को, अगर उसमें से आपसे कोई चीज़ पढ़ पूछ ली कि हाँ आपने ये टॉपिक में लिखा है, तो इस बुक में आपने इस बुक का नाम लिखा है, तो इसमें आपने इस चीज़ टॉपिक के अंडर आपने ये चीज़ भी पढ़ी होगी, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए इसके अंदर नाम मेंशन करते समय अच्छे से दिमाग में रख करके उन्हीं किताबों का नाम लेना है जिससे आपने एक्चुअली में चीज़ ली हो या नॉलेज ली हो। इंटरनेट से, आजकल का ज़माना हमारा इंटरनेट का है, तो आप इंटरनेट का भी इसमें मेंशन कर सकते हैं कि हाँ हमने इंटरनेट का भी एक यूज़ करा है। उसका मैं आपको पूरा फॉर्मेट बता दूंगी। ठीक है, कि किस तरीके से आपको वो लाइन मेंशन करनी है। अब आपको एक ओके मैम। छोटा सा इंट्रो मिल गया कि किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट बनाना है। कल मैं होपफुली आपको टॉपिक्स दे दूंगी जिसके बारे में आप शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ओके। आप अपना एक डिसेंट टॉपिक जो है वो सेलेक्ट करेंगे। मैं अभी भी आपको एक और बार रिमाइंड करा रही हूँ, फूल पत्ती नहीं करनी है बिल्कुल भी, एक डिसेंट क्लासी प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको हिस्ट्री क्लास के लिए लिंक भेज रही हूँ। ठीक है, बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। ओके मैम। ओके बच्चों, मैम, थैंक यू मैम। वेलकम।